Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today this is our lecture number 15, and in today's lecture we will have some practice questions on divisional performance evaluation measures. इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम के ऊपर जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए। इसके अलावा मैंने इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ डिटेल में जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। होप सो आप लोगों ने उनको देखा होगा। इस लेक्चर की भी मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज के लेक्चर का पर्टिकुलर टॉपिक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो एक मेजर है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए से इसको जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। मैंने जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी, होप सो आप लोगों ने उनको देखा होगा और आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो समझ के होंगे। आज मैं आप लोगों को जो चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक में से कुछ मैंने एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा और उसमें हम लोग जो है वो इन तीनों मेजर्स के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को कैलकुलेशंस के जरिए से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये तीनों मेजर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उनको एवेलुएट कैसे करते हैं और उसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशंस कैसे करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूं, फिर हम लोग जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर के जरिए से। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन दैट इज 2320 एक्सरसाइज है जी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग अ मैनेजरियल एम्फेसिस बाय चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक में से 23rd चैप्टर में से एक्सरसाइज नंबर 20 है, जिसमें हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस के अंदर जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम के ऊपर बात की थी। ये भी आप लोगों को उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। वहां पे भी हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पे हम लोग जो है वो इनको कंपैरिजन भी करना सीखेंगे और इनका सोल्यूशन भी सीखेंगे। इससे पहले वाले सेशंस के अंदर भी मैंने इन्हीं तीन मेजर्स के ऊपर जो है वो कुछ कैलकुलेशंस करके क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी आप लोग जो है वो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को भी आप लोग जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशंस। ओके, यहाँ पे हमें जो है वो हैमिल्टन कॉर्पोरेशन ने जो है का एक डेटा दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2013 और उसमें सेल्स रेवेन्यूज है 12 लाख के, ऑपरेटिंग इनकम है 2 लाख की, टोटल एसेट्स हैं 12,50,000 के, करंट लाइबिलिटीज हैं 250 की, डेट इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.25% है। मीन उनका जो डेट है वो है 600,000, मीन उनकी जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो 6 लाख के हैं। ये डेट इन्वेस्टमेंट आप इसको कहते हैं और कॉमन इक्विटी है दैट इज 400,000, ये उनकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल मिला के उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 मिलियन की बनती है, 6 लाख ये और 4 लाख ये 10 लाख की। For the purpose of division of performance evaluation, Hamilton defines investment as total assets and income as operating income। और वो अपनी डिविजनल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको एज अ टोटल एसेट्स को इन्वेस्टमेंट लेते हैं और उनकी जो ऑपरेटिंग इनकम है उसको जो है वो एज एन इनकम जो है वो लेते हैं। अब हम लोगों ने दैट इज इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए यहाँ पे वो यूज करेंगे हम लोग। द फर्म पेज अ फ्लैट रेट ऑफ 20% इनकम टैक्स ऑन इट्स इनकम, और 20% जो है वो इनकम टैक्स पे करती है फर्म जो है वो अपनी इनकम के ऊपर। अब हम लोगों ने सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वाज द नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस ऑफ द प्रॉपर्टी कैजुअलिटी डिवीजन। कैजुअलिटी डिवीजन प्रॉपर्टी के जो है वो आफ्टर टैक्स जो उनकी इनकम है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स वो कितनी है। तो चले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं बोर्ड आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे आप देखें जी कि ये है एक्सरसाइज हमारे पास 25 एंड 20। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने सबसे पहले जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है हमारी, उसमें हम लोगों ने नेट इनकम
आफ्टर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर दैट इज 200,000, 2 लाख की हमें ऑपरेटिंग इनकम गिवन है। अब इसमें से हम लोग जो है वो बेटे इंटरेस्ट को क्या करते हैं, लेस करते हैं। इंटरेस्ट जो है वो है, हमें इंटरेस्ट दिया गया है 6.25% के ऊपर। तो हम लोग जो है वो इंटरेस्ट जो है वो जो भी डेट होगा उनका इंटरेस्ट जो है वो 6.25% जो है वो हम लोग लेस करेंगे। अब उनका डेट है टोटल 6 लाख का, ये भी हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और उसका हम लोग 6.25% लेंगे। 6 लाख का 6.25% लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 37,500 की फिगर आ जाएगी। जब हम लोग 37,500 को 200,000 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1,62,500 का। तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम बिफोर टैक्स। ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स जो इनकम है ये हमारे पास आ जाएगी, और इसमें से हम लोग जो है वो लेस करेंगे टैक्स। टैक्स जो है वो हमारा 20% हमें गिवन है। तो जब हम लोग 1,62,500 का 20% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 32,500। तो 32,500 को जब आप लोग 1,62,500 में से माइनस करेंगे तो ये हमारी इनकम आ जाएगी नेट इनकम आफ्टर टैक्स। नेट इनकम आफ्टर टैक्स जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं कि 1,30,000। सो दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग इनकम ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग इनकम आफ्टर टैक्स आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम, उसमें से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट के एक्सपेंस को, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो आ जाता है उसको हम लोग नेट इनकम बिफोर टैक्स कहते हैं। उसमें से जब हम लोग अपना टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा है कि आपने मालूम करना था नेट इनकम आफ्टर टैक्स। इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 में उन्होंने हमें ये क्या कहा है वो हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में व्हाट वाज द डिविजन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 2 की कैलकुलेशन करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑपरेटिंग इनकम इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, क्योंकि उन्होंने हमें जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक हम लोगों ने ऑपरेटिंग इनकम लेनी है, हमने नेट इनकम नहीं लेनी है। याद रखिएगा जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप ऑपरेटिंग इनकम लेंगे, नॉट नेट इनकम, और डिवाइडेड बाय आप करोगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स एज एन इन्वेस्टमेंट आप जो है वो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में लेंगे। तो ऑपरेटिंग इनकम हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन है दैट इज 200,000, और हमें जो टोटल एसेट्स की फिगर दी गई है वो है जी 12,50,000 की, जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसको हम लोग जो है वो टोटल एसेट्स को आप लेंगे। यहाँ पे इसी बुक के अंदर जो है वो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, इस इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन की हुई है। लेकिन हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला जो है वो फॉर्मूला के मुताबिक कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट्स की फिगर को ले रहे हैं। और मल्टीप्लाई बाय जब आप लोग इसको 100 को करेंगे तो 2 लाख को जब आप 12,50,000 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाता है जी 16%। तो आप हमारे पास जो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू 16%। इस तरीके से जो है वो आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवीजन की। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमारे पास क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा है कि आप लोग कैलकुलेट करें based on Hamilton required rate of return 10%. What was the property casualty division's residual income for 2013? रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हम लोगों ने रेजिडुअल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि रेजिडुअल इनकम का हमारे पास फॉर्मूला होता है RI, मैं लिख रहा हूं रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला होता है जी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रेजिडुअल इनकम आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं जी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम हमें जो इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 200,000, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इसमें से जब आप लिखोगे लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आप क्या करते हैं कि हमें जो कैपिटल गिवन है दैट इज टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स का आप लोग क्या करोगे, टोटल एसेट्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेशन जो दी गई है इन्वेस्टमेंट की वो टोटल एसेट्स दी गई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिगर टोटल एसेट्स की देंगे। तो ये 12,50,000 है, 12,50,000 का आप क्या करोगे 10% आप कैलकुलेट करेंगे, तो 12,50,000 का 10% आपने कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 1,25,000 की ये फिगर आ जाएगी। जब आप इसको 2 लाख में से माइनस करेंगे तो बाकी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75,000। सो दिस इज 75,000 इज द रेजिडुअल इनकम ऑफ द कंपनी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे रेजिडुअल इनकम ऑफ द कंपनी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर सो सिंपल कैलकुलेशंस। आप लोग इन सिंपल कैलकुलेशंस को उन फॉर्मूलाज के मुताबिक जो है वो सॉल्व करके इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, उसमें जरा गौर करें आप लोग। तो Hamilton CFO has heard about EVA, economic value added, and is curious about whether it might be better measure to use for evaluating division managers. Hamilton's 4 divisions have similar risk characteristics. Hamilton's debt trades at book value while its equity has a market value approximately twice that of its book value. जो उसने कहा जी कि जो उसके डेट हैं हैमिल्टन्स ट्रेड एट बुक वैल्यू, जो डेट है उसका वो बुक वैल्यू के ऊपर ही है, जबकि उसकी जो है इक्विटी, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ दैट बुक वैल्यू है। मीन जो उसकी इक्विटी है वो है 4 लाख की, उसकी जो बुक वैल्यू है, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है इसकी 4 लाख की, वो डबल है, मीन ये 8 लाख बन जाएगी। तो वो इसको हम लोग जो है वो 8 लाख के साथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जब हमारे पास जब हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें 2 ऑप्शंस होती हैं कि हम लोग डेट की या इक्विटी की बुक वैल्यू ले लें या मार्केट वैल्यू ले लें। तो प्रेफरेबल ये है कि आप मार्केट वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो तब आप बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो फिर आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है, आपको बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है वो हमें दे दी गई है कि उसकी जो है वो बुक वैल्यू ही, डेट की बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है, और जो इक्विटी है उसकी जो बुक वैल्यू है उससे उसकी मार्केट वैल्यू डबल है। मीन उसकी 4 लाख बुक वैल्यू है तो उसकी डबल वैल्यू हो जाएगी 8 लाख। तो इसको लेके हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। इक्विटी की जो कॉस्ट है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 12%, और रिटर्न ऑन डेट जो है उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.2% है। तो ये बेसिकली उसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी 12%। Calculate each of the following component of EVA for the property casualty division as well as the final EVA figure. हम लोगों ने ये 3 पहले कैलकुलेशंस करनी है A, B, C, जिसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट करना है, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एज अ मेजर फॉर EVA कैलकुलेशन करनी है। और इन तीनों फिगर्स को ही यूज करके हम लोगों ने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की फिगर निकालनी है। तो चलें हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं, और यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर 4 कैलकुलेट करना है, और 4 के अंदर हमने पहले ए कैलकुलेट करना है। तो ए में हमें सबसे पहले जो है वो उन्होंने पूछा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लेना है, नेट प्रॉफिट की बजाय नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो याद रखिएगा जब हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसका सीक्वेंस ये होता है कि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं
इंटरेस्ट को और इंटरेस्ट में से माइनस करते हैं हम लोग टैक्स को, तो तब हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेट को माइनस नहीं करना। कॉस्ट ऑफ डेट होती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हमने माइनस नहीं करना, हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोगों ने उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्स को माइनस करना है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमें गिवन है हमारे पास 2 लाख की अमाउंट के साथ, और उसमें से हम लोग जो है वो टैक्स डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे हम लोग इसमें से टैक्स एट द रेट 20%। तो 2 लाख का जब आप 20% लोगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 40,000, और जब आप लोग 40,000 को 2 लाख में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये वाली आ गई 1,60,000 की आ गई। इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग आर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इसमें बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में उन्होंने हमसे कहा जी कि आप लोगों ने मालूम करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। और चूंकि ये हमने आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट लेना होता है तो इसलिए 1 माइनस टैक्स परसेंटेज को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो तब हमारे पास यहाँ पे आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट आता है। अब इसमें से आप प्लस करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आप लोग यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और डिवाइडेड बाय करेंगे, इन तमाम को हम लोग डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इन दोनों फिगर को। अब आप यहाँ पे देखें जी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, हमें उन्होंने कहा कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। तो बुक वैल्यू हमें जो डेट की गिवन है हमारे क्वेश्चन में दैट इज 600,000, तो यही उसकी मार्केट वैल्यू होगी। इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है 6.25%, और हमारे पास जो टैक्स रेट है दैट इज 20%। तो जब हम लोग 1 माइनस 20% करेंगे तो ये 80% आ जाएगा, और 80% को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 6.25 के साथ तो आपके पास जो है वो आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन डेट आ जाएगा। प्लस इसमें करेंगे आप लोग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी की जो बुक वैल्यू है, जो मैं आपको क्वेश्चन में से चेक दिखाता हूं, तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है जी 4 लाख, और मार्केट वैल्यू यहाँ पे उन्होंने बताई है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बुक वैल्यू, उससे उसकी बुक वैल्यू से ट्वाइस है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू को डबल कर देंगे। तो यहाँ पे उसकी जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 800,000, 8 लाख है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर दैट इज 12%। तो हम 8 लाख का क्या कर लेंगे, 12% ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली फिगर आ जाएगी। ये मैं आप लोगों को रिटर्न ऑन इक्विटी की फिगर दिखाने जा रहा हूं, दैट इज गिवन आर 12%, ये हमें गिवन है यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग इनके जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें हम लोग जो है इन दोनों फिगर्स को, जो इनकी मार्केट वैल्यू और जो उसकी जो है डेट की और इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे 600,000 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 800,000, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 600,000 का जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या 6 पॉइंट आप समझ ले के उसका कैलकुलेट करेंगे 6.25 का 80% कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। जब हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व किया है, इन दोनों फिगर्स को सॉल्व किया, मीन के ये 80% आ गया, 1 माइनस 20% मीन 80%, और 80% ऑफ 6.25 लिया, या 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8 किया, तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 5%, और प्लस जो है वो इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जी 800,000, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% आ जाएगा,
और डिवाइडेड बाय जो है वो आप लोग करोगे, इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो ये आ जाएगा जी 14 लाख। मीन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी इज 1400,000। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 लाख का 5% हमने लेना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000। 6 लाख का 5% हमारे पास 30,000 आ गया, और प्लस जब हम लोग 8 लाख का 12% लेंगे तो ये 8 लाख का 12% जो है वो हमारे पास आ जाएगा 96,000 और डिवाइडेड बाय जब आप करोगे इन दोनों को 1400,000 से 14 लाख से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 96,000 प्लस 30,000, तो ये आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ गया जी 1,26,000, सॉरी 1,26,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख। 1,26,000 को जब आप लोग 14 लाख पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 9%। तो ये हमारे पास जो आ गया इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, इज इक्वल टू दैट इज 9%, मीन 0.09 इसका आंसर आता है। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9%। मीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन के मुताबिक, ये इन कैलकुलेशंस को यूज करके, दैट इज इक्वल टू 9%। तो आप याद रखें कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेना है और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना है, और इस फॉर्मूला के तहत जो है वो हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो है वो बी रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट हो गई। अब इसी क्वेश्चन की जो सी रिक्वायरमेंट थी वो हम देखते हैं जी। सी रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमें कहा कि आप लोग एडजस्टेड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालें। इन्वेस्टमेंट की, एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स ये हमें दिए गए हैं, माइनस इसमें से करंट लाइबिलिटीज जो है वो आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल एसेट्स हमें दिए गए हैं 12,50,000 के, और उसमें से करंट एसेट्स हमें दिए गए हैं 2,50,000 के। ये हमारे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो है वो आ गया 1 मिलियन के जो है वो इन्वेस्टमेंट आ गई एज पर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो एडजस्टेड एसेट्स आ गए वो आ गए हैं जो आप समझने के 10 लाख के। इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग है वो नेक्स्ट, इसके बाद हमने करना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की कैलकुलेशन। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, बराबर होता है एडजस्टेड इनकम या ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स आप इसको लिख लें, और माइनस इसमें से करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्टेड इनकम हम लोगों ने पिछली रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट की थी दैट वाज 1,60,000। तो 1,60,000 को हम लोग जो है वो एडजस्टेड इनकम को यहाँ पे यूज करेंगे। 1,60,000 जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग इनकम में से टैक्स की अमाउंट को माइनस किया तो ये हमारे पास जो है वो 1,60,000 की हमारे पास एडजस्टेड इनकम आ गई। और इसमें से आप लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमारे पास एडजस्टेड एसेट्स भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, दैट इज 1 मिलियन के, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9% के साथ, जो हम लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया था, जो हम लोगों ने अभी पिछली रिक्वायरमेंट में जो वैक कैलकुलेट किया है 9%, इस फिगर को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब 1,60,000 माइनस इसमें से 10 लाख का 9% कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 90,000। आप इसमें से 1,60,000 में से जब आप 90,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा जी 70,000। सो 70,000 इज आर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। मीन ये जो डिवीजन है कंपनी का, इसने कंपनी की ओवरऑल वैल्यू के अंदर, वर्थ के अंदर जो इजाफा किया है इस पीरियड के अंदर, दैट इज 70,000।
$70,000 की इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन की है इस डिवीजन ने इस पीरियड के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ये वाली कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इन फिगर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन फिगर्स का मतलब जो है वो बेसिकली क्या है कि हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक कंपैरेटिव जो है वो मेजरमेंट टूल हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद रेजिडुअल इनकम में हम लोग ये देखते हैं कि आफ्टर कवरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने कितनी इनकम जो है वो कमाई है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमने अच्छा काम किया, अगर वो नेगेटिव है तो हमने अच्छा काम नहीं किया है। और तीसरी चीज जो है वो हम लोग एक मॉडिफाइड रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडिड कहते हैं। और इसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि इस डिवीजन ने या इस कंपनी के सेगमेंट ने कंपनी की ओवरऑल वैल्यू के अंदर, वर्थ के अंदर, इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर जो है वो 70,000 का जो है वो प्रॉफिट ऐड किया है। एक तरफ पे होता है कंपनी का अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसको हम लोगों ने पहले रिक्वायरमेंट में मालूम किया था। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट था वो था 1,30,000 का। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस डिवीजन का इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है तो हम ये कहेंगे 70,000 जो है वो इस डिवीजन का इकोनॉमिक प्रॉफिट है, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट में से जब उसकी जो फिगर निकालते हैं तो उसको हम लोग उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। इट मींस के बाय 70,000 दिस डिवीजन हैज added the economic value to the overall profit of the company। जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट है उसमें इतनी जो है उसने वर्थ को ऐड किया है इस पीरियड के दौरान। होप सो कि आप लोग जो है इन तमाम कैलकुलेशन को समझ के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं। ये जो 1 - 20% किया है मैंने, तो ये बेसिकली ये 100% है। 100% माइनस 20% मीन इसका मतलब क्या है कि हम लोग बेसिकली जब जो टैक्स होता है वो हम जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके ऊपर हमें टैक्स एग्जाम्पशन मिलती है। तो जब टैक्स एग्जाम्पशन होती है, टैक्स की छूट मिलती है, तो हम लोग फिर वो जो टैक्स की परसेंटेज होती है उसको हम लोग इंटरेस्ट के रेट को एडजस्ट करते हैं, तो वो टैक्स एडजस्टेड रेट आता है। तो बेसिकली हम लोग 6.25% नहीं लेंगे वाइल कैलकुलेटिंग आवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बल्कि हम लोग जो है वो सिंपली क्या करेंगे, इसकी जो टैक्स एडजस्टमेंट करने के बाद इफेक्टिव रेट लेंगे। सो इफेक्टिव रेट जो होगा वो होगा 5% ना के 6.25%। 6.25% का हम 80% ले लेंगे, 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके मुताबिक जो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए हम लोग टैक्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट परसेंट इंटरेस्ट परसेंटेज लेंगे। जो बेसिकली जो इंटरेस्ट परसेंटेज थी वो थी 6.25%, और उसके ऊपर हमने जब टैक्स की एडजस्टमेंट की है तो उसके बाद हमारे पास 80% बचता है। 80% जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिर 5% इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो उसको हम लोग यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के अंदर वाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है दैट इज एक्सरसाइज 23-27 है हमारे पास। दैट इज रेजिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड टाइमिंग इश्यूज। डोरशाइम कंपनी मेक्स डोर बेल्स। इट हैज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%। यहाँ पे उन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है, इसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। And the total assets are 55,50,000 मीन 5.55 मिलियन के उनके पास जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के। डोरशाइम हैज करंट लायबिलिटीज ऑफ 8 लाख और उसकी करंट लायबिलिटीज 8 लाख की हैं। इट्स ऑपरेटिंग इनकम फॉर द ईयर वाज 6,30,000 और उसकी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो पूरे साल की वो 6,30,000 है। डोरशाइम डजंट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया कि उसने इनकम टैक्स पे नहीं करना है। वन ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द अकाउंटिंग पर्पसेस वाज 90,000 एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एक एक्सपेंस उनका क्या है, वो 90,000 का है जो कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन की सूरत में उनको पे करना होता है। द एंटायर अमाउंट वाज डिडक्टेड दिस ईयर।
एंटायर अमाउंट जो है वो उन्होंने इस साल इसको डिडक्ट कर दिया है। एज पर पॉलिसी कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को दो तरीकों से ट्रीट कर सकती है, या उसको आप कैपिटल एक्सपेंस बना सकते हैं या उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस बना सकते हैं। अगर आप उसको कैपिटल एक्सपेंस बनाते हैं तो फिर आप क्या करते हो कि हर साल उसका कुछ पोर्शन जो है वो आप अपनी इनकम के अगेंस्ट डिडक्ट करते हैं, मीन अपनी रेवेन्यूज के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर आप उसको जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे करते हैं तो आप टोटल जो है उसको उसी साल में सारे के सारे एक्सपेंस को आप डिडक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई है जिसका 90,000 एक्सपेंस हुआ है, और वो एक्सपेंस उन्होंने क्या कर दिया हुआ है अपनी इनकम में, इनकम कैलकुलेट करते हुए एज एन एक्सपेंस पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया हुआ है। लेकिन द एंटायर अमाउंट वाज डिडक्टेड दिस ईयर, believes that the beneficial effect of this advertising will last for 4 years। और वो ये बिलीव करते हैं कि ये वाली जो 90,000 की उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई है इसका फायदा 4 साल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिकली क्या है, अगर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। वो उसी साल उन्होंने पूरे का पूरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया है। इट्स फाइन, इट्स ओके, वो कर सकते हैं ऐसे, उनको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इसकी इजाजत देते हैं। लेकिन जब हम लोग परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें ये चीज इजाजत नहीं होती है कि हम जिसका बेनिफिट हम 4 साल में लेंगे उसको हम लोगों ने राइट ऑफ भी 4 सालों में करना है। हमने उस एक्सपेंस को 4 साल के ऊपर डिवाइड करना है। तो इस चीज को ही हम एडजस्टमेंट कहते हैं, इसी को ही हम लोग अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कहते हैं जब हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस है, उसको हम लोग क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस बना के हर साल के ऊपर उसका जो है वो एक्सपेंस जो है वो डिवाइड करते हैं, और फिर हम लोग जो है उसकी जो एडजस्टेड इनकम भी कैलकुलेट करते हैं, और फिर एडजस्टेड उसके जो इन्वेस्टमेंट होती है या उसके एसेट्स होते हैं उनकी भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों की एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। आप लोग जब उन एडजस्टमेंट्स को और उनकी ट्रीटमेंट को सीखने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनको कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो तमाम चीजें रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी एक एडजस्टमेंट को लेके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और इसी एडजस्टमेंट को ही लॉजिक बना के आप क्या कर सकते हैं, बाकी भी इसी तरह की जो भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं आप उनको कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के दौरान। ओके, सबसे पहले कैलकुलेट द रेजिडुअल इनकम अज्यूमिंग डोरशाइन डिफाइंस इन्वेस्टमेंट्स एट टोटल एसेट्स। वो इन्वेस्टमेंट्स को एज अ टोटल एसेट्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करना है। मैं आपके साथ जो है वो सॉल्यूशन शेयर करता हूं, फिर हम लोग जो है वो उसके ऊपर जो है वो इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें जी, हमने इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट क्या करना है। रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास एक्सरसाइज 23, 27, और उसमें हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या करना है, रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करना है। रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है हमारे क्वेश्चंस के अंदर, ये जो उन्होंने हमें दे दी है 6,30,000 की, और उसमें से हम लोगों ने लेस करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमें उन्होंने कैपिटल की या इन्वेस्टमेंट किया, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बजाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने दी हुई है टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी इसका उन्होंने फिगर यहाँ पे दी हुई है। अब देखेंगे हमारे पास जो टोटल एसेट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 55,50,000 के। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है 5.55 मिलियन के, और मल्टीप्लाई बाय हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है दैट इज 9%। तो जब आप लोग 55,50,000 को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9% के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,99,500। तो ये आ जाएगा 4,99,500,
कि इस फिगर को जब आप लोग 6,30,000 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 1,30,500 की फिगर आ जाएगी। तो दिस इज द रेजिडुअल इनकम ऑफ द कंपनी। इस तरीके से आप रेजिडुअल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम में से टोटल एसेट्स का हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। उसको जब आप टोटल ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास रेजिडुअल इनकम आ जाएगी। सो दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हल कर ली है। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हम लोगों ने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो इकोनॉमिक, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला होता है एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम, एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम में से आप लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एडजस्टेड एसेट्स मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मल्टीप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। अब आप देखते हैं जी सबसे पहले हमें चाहिए एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं वर्किंग 1। अब मैं इस जगह पे इसकी वर्किंग करूंगा। वर्किंग 1 जो है वो हमारे पास हमने निकालना है एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप लिखते हो जी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम हमें दी गई है 6,30,000 की। ओके, अब आप याद रखें बेटे, इसमें आप लोगों ने अपना जो ऐड बैक कर देना है, ऐड कर देना है जो आपकी जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था। हमने ये जब इनकम निकाली थी 6,30,000 की, तो इसमें से हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस माइनस किया था रेवेन्यूज में से या ग्रॉस प्रॉफिट में से। वो हम लोग जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है वो ऐड बैक कर देंगे। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो हमें दिया गया है हमारे क्वेश्चन के अंदर दैट इज 90,000। तो वो हम लोग जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को जब ऐड करने से तो ये आ जाएगा जी 7 लाख जो है वो 20,000 की अमाउंट आ जाएगी इन दोनों को प्लस करने से। ओके, अब उसके बाद इसमें से आप लेस करोगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, 1 साल का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इसमें से माइनस करेंगे। ये बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था ये 4 साल का था, कि हमने 4 साल का एक्सपेंस नहीं करना बल्कि 1 साल का एक्सपेंस माइनस करना है। 1 साल का एक्सपेंस कितना बनता है ये हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 90,000 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 4 के ऊपर तो आपके पास वो 1 साल का एक्सपेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 22,500। तो 22,500 को जो आप जो है वो लेस करेंगे। मीन हमने क्या किया है, जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, जो कैपिटल एक्सपेंस था, उसको हमने ऐड बैक कर दिया और उसमें से जो हम लोगों ने 1 साल का एक्सपेंस बनता है उसका, उसमें से उसको इसको माइनस किया। तो हमारे पास जो है वो ये बचती है 6,97,500 की ऑपरेटिंग इनकम जो है वो एडजस्टेड इनकम आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे टैक्स है नहीं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे टैक्स भी माइनस करते इसमें से। चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास टैक्स की अमाउंट है ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टैक्स की अमाउंट को माइनस नहीं करेंगे। तो याद रखें, जब भी आप लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए एडजस्टेड इनकम निकालते हैं तो उसमें 2 तरह की एडजस्टमेंट करते हैं। एक तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट करते हैं और दूसरा जो है वो आप लोग टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं। इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद आप जो है एडजस्टेड इनकम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एडजस्टेड इनकम आ गई है वो आ गई है 6,97,500, 6,97,500 की अमाउंट आ गई हमारे पास एडजस्टेड इनकम की। अब इसमें से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेस करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, लेस करने के लिए आप क्या करोगे, एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट की फिगर निकालेंगे। ओके, अब एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट या एसेट्स इसकी फिगर निकालेंगे, एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स की फिगर निकालेंगे। अब एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट या एसेट्स की फिगर आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपको वर्किंग में समझाने जा रहा हूं। ऑलरेडी जो हमें उन्होंने टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स, आप गौर करें कि टोटल एसेट्स की फिगर हमें
वो दी हुई है जी 5.55 मिलियन, मीन 55,50,000 की हमें जो है वो फिगर दी गई है। $5.55 मिलियन की जो है वो फिगर हमें टोटल एसेट्स की दी गई है। इसमें से हम लेस करेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हमें जो गिवन है वो भी हम लोग इसमें से लेस करेंगे, वो हमें दी गई है 8 लाख की। 8 लाख की करंट लाइबिलिटीज हैं। अब इसमें जो है वो ये लेस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे बेटे, इसमें से कुछ जो हम लोगों ने कैपिटलाइज्ड या अमोर्टाइज्ड अमाउंट जो करनी थी अपने एक्सपेंसेस की, जो अमोर्टाइजेशन जो थी हम लोगों ने बेसिकली अप्लाई किया था कॉन्सेप्ट को कि ये जो 90,000 का एक्सपेंस है ये हमारा 4 साल के लिए है, तो इसलिए हम लोग इसको एक ही साल में 90,000 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पे माइनस कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस एक्सपेंस को 4 साल के ऊपर अमोर्टाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ 1 साल का एक्सपेंस यहाँ पे शामिल करना था जो हमने यहाँ पे किया है। अब बाकी जो 3 साल का एक्सपेंस है, जो 3 साल के एक्सपेंसेस जो है वो बेसिकली क्या है, हम अगले सालों में करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एसेट कहलाएगा। वो हम लोगों ने एडवांस में एक्सपेंस कर लिए हैं जिसका बेनिफिट हम अगले 3 साल में कंज्यूम करेंगे। तो हमने ये देखना है कि कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो हम लोग अभी ऐसे हैं जो हमने अभी नहीं इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हम अगले सालों में जाके रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, आप जरा गौर करें कि टोटल एक्सपेंस था हमारे पास 90,000 का। अब ये होना है 4 साल के ऊपर जो अमोर्टाइज, लेकिन चूंकि हम लोगों ने 1 साल का इसका बेनिफिट ले लिया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों ने कहा था कि इसका जो है वो 22,500 जो है वो एक्सपेंस हो चुका हुआ है। बाकी 3 साल का अभी एक्सपेंस जो है वो अभी क्या होना है, बाकी होना है, तो उसको हम लोग एज एन एसेट जो है वो ऐड करेंगे। तो हम लोग ये वाला जो एक्सपेंस है वो हम अमोर्टाइज एक्सपेंस कहते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज्ड, या इस तरह से कह लें अमोर्टाइज्ड या अनअमोर्टाइज्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो हम लोगों ने किया था वो अनअमोर्टाइज्ड कितना है। तो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट जो है वो आप लोग कहेंगे टोटल एक्सपेंस इतना है, कितने सालों पे डिवाइड होना है, 4 साल पे, और कितने साल अभी बाकी हैं इसको खर्च करने के लिए, वो है 3 साल। 1 साल गुजर गया, 3 साल बाकी हैं, तो हमने इसको किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 67,500 की अमाउंट जो है वो हम लोग इसमें से एडजस्ट करेंगे। तो अब आप जरा गौर करें कि ये माइनस होगी और ये वाली अमाउंट जो है वो हम ऐड कर देंगे। आप याद रखें यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस को। अगर मैं इसके सीक्वेंस को ठीक करूं तो हमारे पास जो है वो टोटल एसेट्स आते हैं हमारे पास 55,50,000 के, और इसमें मैं ऐड करूंगा अनअमोर्टाइज्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अनअमोर्टाइज्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, 90,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये आ जाएगा जी 67,500। और ये टोटल एसेट्स, अब इसके आगे टोटल एडजस्टेड एसेट्स, टोटल एडजस्टेड एसेट्स आ गए यहाँ पे। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 56,17,500 के आ गए। और इसमें से आप लेस करोगे करंट लाइबिलिटीज, आप माइनस कर देंगे, इसमें से 8 लाख की करंट लाइबिलिटीज हैं। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0 and 5 और 7, 1 और 16 में से 8 बाकी 8 रह गए, और 48,001 4,81,000 sorry 48,17,500 48,17,500 के हमारे पास जो है वो क्या आ गए हैं, एडजस्टेड नेट एसेट्स आ गए, एडजस्टेड नेट एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज। तो इसका हम लोग जो है वो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एडजस्टेड नेट एसेट्स जो हम लोगों ने, मैंने आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर वर्किंग शो की है, इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे।
आप लोग क्या करते हैं इसका यहाँ पे लिखेंगे जी 48,17,500 मल्टीप्लाई बाय 9% ले लेंगे आप लोग, तो 48,17,500 का क्या लेंगे जी 9%, तो ये आ जाएगा जी 4,33,575। तो 4,33,575 आप इसमें से क्या कर दोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तौर पे माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा जी आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गई 2,63,925 की अमाउंट आ गई। इट मीन कि इस वाले जो कंपनी के इस दफा जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हुई है या इकोनॉमिक प्रॉफिट जो उसने कमाया है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर करने के बाद जो एक्सेस प्रॉफिट उसने कमाया है, दैट इज 2,63,925। उसने 6,30,000 की इनकम नहीं कमाई है, बल्कि उसने जो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाया है, जिसकी इकोनॉमिक वर्थ उसकी जो ऐड हुई है उसके प्रॉफिट में, वो आई है 2,63,925 की इस साल के दौरान में। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। याद रखिएगा इसके अंदर दो ही बेसिक एडजस्टमेंट्स होती हैं। नंबर वन क्या होती है, आप उसकी टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं, मीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करते हैं, और दूसरी जो एडजस्टमेंट आप करते हैं वो उसकी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की होती है। आप जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे जो आप लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे माइनस किया हुआ होता है, उसको आप ऐड बैक करते हैं इनकम के अंदर, और उसका जो अमोर्टाइज्ड एक्सपेंस होता है, ये बेसिकली क्या है, ये अमोर्टाइज्ड एक्सपेंस है, ये हम लोगों ने अमोर्टाइज किया है 1 साल का एक्सपेंस, वो अमोर्टाइज्ड एक्सपेंस को आप माइनस करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट करते हैं आप इनकम के अंदर, और दूसरी एडजस्टमेंट आप करते हैं उसके एसेट्स के अंदर। तो आप लोग उसके जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उसको आप ऐड बैक करते हो। यहाँ पे हमने कहा 90,000 उसका 4 साल का एक्सपेंस था, उसका हम लोगों ने 1 साल को अमोर्टाइज कर लिया, बाकी 3 साल अनअमोर्टाइज्ड अभी पड़ा हुआ है, उसको जब हम लोगों ने ऐड बैक कर दिया तो उसके टोटल एसेट्स बन गए। उसमें से हम लोग फिर करंट एसेट्स की जो है वो माइनस करते हैं, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है एडजस्टेड नेट एसेट्स आ जाते हैं। वो हमारे केस के अंदर आते हैं 48,17,500 के, और जब 48,17,500 के हम लोग क्या करते हैं 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4,33,575, और उसको जब हम लोगों ने एडजस्टेड इनकम 6,97,500 में से माइनस किया, तो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट आ गया इस कंपनी का वो आ गया 2,63,925 का। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फिगर्स। हमारे पास अब लास्ट रिक्वायरमेंट रह गई है। लास्ट रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमें पूछा कि आप बताएं जी, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द आउटकम्स ऑफ रिक्वायरमेंट 1 and 2 एंड व्हिच मेथड इज प्रेफर्ड। आपने बताना है कि दोनों मेथड में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा मेथड जो है वो हम प्रेफर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है वो मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 3 कहा, डिफरेंसेस जो है इन दोनों के अंदर, डिफरेंसेस of residual income and economic value added। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और रेजिडुअल इनकम के जो हमने ये कैलकुलेशन की हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो दो जो इनके आता है, बेसिकली देखें रेजिडुअल इनकम आती है, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन में से बताता हूं कि यहाँ पे हमने रेजिडुअल इनकम जो है वो कैलकुलेट की थी इस क्वेश्चन की, that was 1,30,500, 1,30,500 की रेजिडुअल इनकम थी। और ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जी, रेजिडुअल इनकम इज 1,30,500 की रेजिडुअल इनकम थी, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है 2,63,500। ये इन दोनों की जो रेजिडुअल इनकम में और इनमें जो डिफरेंस आता है वो उन दोनों का, जो आप लोग इन दोनों को नेट ऑफ करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों में फिगर में जो फर्क है वो क्यों है, द डिफरेंस इज ड्यू टू 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स की वजह से जो है वो यहाँ पे डिफरेंस है। नंबर 1, पहला फैक्टर क्या है
नंबर 1 फैक्टर क्या है कि we have adjusted the capital expense of advertising while calculating इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हमने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हुए जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था वो जो 4 साल का एक्सपेंस था उसको 1 साल में ही डिडक्ट किया गया था। एक तो हमने उसकी एडजस्टमेंट की है, तो उसकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था कैपिटल एक्सपेंस उसको हम लोग एडजस्ट किया है एंड कैलकुलेटेड adjusted income and adjusted assets। हमने एडजस्टेड एसेट्स और एडजस्टेड इनकम को कैलकुलेट किया है, लेकिन जो रेजिडुअल इनकम थी उसमें हम लोगों ने इस तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। एक तो ये फर्क है इन दोनों में, जो फर्क आ रहा है इनकम का। नंबर 2, जो हम लोगों ने टोटल एसेट्स की डेफिनेशन ली है, एसेट्स डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है वो टोटल एसेट्स की डेफिनेशन का है। यहां पे हम लोगों ने रेजिडुअल इनकम में इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स लिया है। यहां पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन ली है वो है जी एडजस्टेड एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लिया है। मीन हम लोगों ने एक तो एडजस्टमेंट भी की है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट भी की है उसके अंदर एडजस्टेड एसेट्स के अंदर, और दूसरा हम लोगों ने उसका नेट ऑफ करंट लायबिलिटीज भी लिया है। यहां पे हम लोगों ने ये डेफिनेशन ली है अपनी इन्वेस्टमेट की। तो इस वजह से हम लोग जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और जो रेजिडुअल इनकम है उनकी इन दोनों फिगर्स में जो फर्क आने की 2 बेसिक वजूहात हैं। नंबर 1, हम लोगों ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे उसको एडजस्ट करके एक तो एडजस्टेड इनकम निकाली थी, और दूसरी जो है वो हम लोगों ने क्या किया था कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो हम लोगों ने दोनों में फर्क की है। इसमें हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट्स लिए हैं, और इसमें हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो एडजस्टेड एसेट्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और उसमें से करंट लायबिलिटीज को हमने माइनस करके लिया है व्हाइल कैलकुलेटिंग आवर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब अगली बात आ जाती है कि उसमें जो करंट लायबिलिटीज जो होती है ना वो बेसिकली वो फ्री ऑफ चार्ज होती है। मीन इनके ऊपर जो है वो नॉर्मली कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट नहीं होती है। इंटरेस्ट पेमेंट ना होने की वजह से, चूंकि इनके ऊपर जो नॉर्मली करंट लायबिलिटीज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम लोग जो है वो इसको, और दूसरी बात ये कि ये किसी भी वक्त जो है वो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर वापस कर सकते हैं। और ये जो करंट लायबिलिटीज की जो फिगर है वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इसको हम लोग पूरा साल पे जो है वो यूज नहीं करते हैं। व्हाई वी डिडक्ट करंट लायबिलिटीज while calculating investment इन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में इन्वेस्टमेंट की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करंट लायबिलिटीज को क्यों माइनस करते हैं, क्यों हम लोग उसमें से लेते हैं? बिकॉज इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड। ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और ये फ्री जो है वो फ्री शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, और इनको हम लोग जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि इट वुड बी paid at any time of the year,
or due to its short term maturity डेट कह सकते हैं आप लोग, या पेमेंट डेट कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म पेमेंट डेट्स की वजह से चूंकि हम लोग इसको साल में किसी भी वक्त पे कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग जब क्या करेंगे, इसको वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। और जो अब इनमें से प्रेफरेबल कौन सा है? प्रेफरेबल है जी हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज प्रेफरेबल। preferable measure of investment. measure of performance जो है वो हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को हम लोग प्रेफर्ड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस कहेंगे। और उसकी वजह क्या है? बिकॉज एक तो ये बात है कि वो अब जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की होती है वो एक लॉजिकल है कि उसको जो है वो हमें हर साल के ऊपर डिवाइड करके एक्सपेंस को लेके चलना होता है, और जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं रेजिडुअल इनकम की वो कवर हो जाती हैं इन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज यू मस्ट से superior measurement tool as compared to return on investment, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम लोग कोई भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही कंसीडर करके क्या किया जाता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है। लेकिन इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के दौरान में हम एक तो टैक्स की भी एडजस्टमेंट करते हैं, और दूसरा चूंकि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लेते हैं, और दूसरा जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की भी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं अपने एसेट्स के अंदर और इनकम के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज प्रेफरेबल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। होप्स हो कि आप लोग जब तमाम चीजों को समझ गए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।